जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केंद्र की कार्यपालिका के एक सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। प्रधानमंत्री जो हमारी केंद्र की जो कार्यपालिकीय शक्तियां होती हैं उनका वास्तविक उपयोगकर्ता होता है। राष्ट्रपति को जो संविधान ने ताकत दी है उनका वास्तव में इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं और संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को वास्तविक शासक की संज्ञा दी गई है। कुल मिलाकर संसदीय प्रणाली में या हमारे देश में शासन की धुरी प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पद है हमारे देश में प्रधानमंत्री। ठीक है साथियों, संसदीय प्रणाली है हमारे देश में, इसलिए प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख कहा जाता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट प्रधानमंत्री होते हैं। संसदीय प्रणाली के कारण ही इन्हें वास्तविक शासक की संज्ञा भी दी जाती है। डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। ठीक है, वास्तविक शासक मतलब डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव तथ्यतः। ठीक है साथियों, और मंत्रिपरिषद का ये अध्यक्ष होता है। जो मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो पूरे देश को संचालित करती है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में। और संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया है ब्रिटेन को फॉलो करते हुए। परिणाम स्वरूप जो प्रधानमंत्री है हमारे, वो एक संसदीय प्रणाली में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, संसदीय शासन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। और ये पद हमने उसी तर्ज पर या प्रधानमंत्री की तर्ज पर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तर्ज पर ही एडॉप्ट किया है, लिया है। कुछ अंतर है जो इसको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। साथियों, नियुक्ति, संविधान में पीएम के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान में जैसे हमारे राष्ट्रपति जी के लिए, उपराष्ट्रपति जी के लिए एक प्रक्रिया दी गई है, एक निर्वाचक मंडल का जिक्र किया गया है दोनों के लिए, ऐसी कोई खास प्रक्रिया का वर्णन हमारे संविधान में नहीं दिया गया है नियुक्ति के लिए। ठीक है, आर्टिकल जो 75 है हमारे संविधान का, 75 है, वो ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये कहा गया है आर्टिकल 75 में कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। लेकिन साथियों, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति जी जिस व्यक्ति को चाहें उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें। संसदीय प्रणाली में ये होता है कि संसदीय प्रणाली में जिस दल को या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल या गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा। ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करेंगे, पीएम की नियुक्ति करेंगे, लेकिन उसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन का नेता होगा। ध्यान रखिए साथियों, जब ये 2024 का इलेक्शन संपन्न हुआ था, क्योंकि इस बार किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। ठीक है, एनडीए को यानी कि एक गठबंधन को बहुमत मिला था और इस गठबंधन ने पीएम मोदी जी को अपना सर्वमान्य नेता स्वीकार किया था। पहले प्रॉपरली एनडीए अलायंस की बैठक हुई थी, उसमें मोदी जी को अपना नेता स्वीकार कर लिया गया था और फिर राष्ट्रपति जी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था। ठीक है साथियों, जरूर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार है हमारे देश में, लेकिन उसे ही नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति जिस दल को या गठबंधन को बहुमत हो और वो दल या गठबंधन किसी व्यक्ति को अपना नेता चुने। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। और अगर इसका कंपैरिजन मैं 2019 से करूं, 2019 के लोकसभा चुनाव से, जब भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली थी, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी और क्लियर मेजॉरिटी वाली पार्टी थी। तो राष्ट्रपति जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है माननीय मोदी जी, उनको
प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। दोनों बातें समझने वाली हैं, दल और गठबंधन, ठीक है। दो मैंने आपको 2024 का एग्जाम्पल और 2019 के एग्जाम्पल से समझा दिया है, ठीक है। ये मैं इसमें इसी विशेषता को और एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि ये अधिकार किसी दल किसी गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करेगा। बहुत महत्वपूर्ण ये शक्ति है साथियों। हमारे संविधान में या हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति का जो पद सृजित किया है उसके पास विवेकाधीन शक्तियां बेहद सीमित हैं, या ये कल्पना की गई थी कि हम राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियां नहीं देंगे, लेकिन इसी के एवज में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। लेकिन कुछ व्यवहारिक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां पर राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, और यही वो स्थिति है। एक स्थिति यही है कि जब मान लीजिए किसी दल को या गठबंधन को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली तो क्या दोबारा इलेक्शन कॉल करेंगे? नहीं, इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च होता है। तब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, और इस विवेक का इस्तेमाल करने के लिए इस विवेक का वो कुछ ऐसे इस्तेमाल करेंगे राष्ट्रपति जी कि उनको ये लग रहा है कि जो सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नेता को वो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और 1 महीने का समय देते हैं कि आप 1 महीने के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करिए। अगर बहुमत सिद्ध हो जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और अगर बहुमत सिद्ध नहीं होता है फिर राष्ट्रपति जी किसी और विकल्प को तलाशते हैं ठीक है। ध्यान रखना है साथियों, बहुमत ना मिलने की स्थिति में किसी भी दल या गठबंधन को, और कभी कभार स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि असमय अगर प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो रही है तब भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हो गई थी, ठीक है, या हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। ऐसी स्थितियों में भी राष्ट्रपति जी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है। पीएम बनने के लिए ध्यान रखिएगा, पीएम बनने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो निश्चित तौर पर वो या तो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा, ठीक है। इसका एक अपवाद है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर स्थिति में, सामान्य स्थितियों में ऐसा ही होता है कि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा भारत में। ब्रिटेन में स्थिति थोड़ी सी साथियों अलग है। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, जिसे हमारे मतलब जैसे हमारी लोकसभा है, वहाँ पे जो डायरेक्ट चुनाव होता है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है लोकसभा को, ठीक है, ब्रिटेन में। और प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन का ही सदस्य होना चाहिए, वो ब्रिटेन की राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ध्यान रखने वाली बात है। और एक इसका एक्सेप्शन है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति जी या किसी कारणवश राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं और जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है उस समय वो सदन का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, तो ये बाध्यता है कि अगले 6 महीने में उसे अनिवार्य रूप से किसी ना किसी सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा या राष्ट्रपति जी उसे बर्खास्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट देखते हैं कि इनको शपथ, पद व गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री को हमारे राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ये इस आधार पर है क्योंकि हमारे देश में माना यह जाता है कि हर 5 साल बाद चुनाव होने चाहिए, लेकिन
प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना है। ठीक है, प्रधानमंत्री या सरकार तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि लोकसभा में उस दल को या उस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल है। तब तक राष्ट्रपति उस सरकार को या उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद से हटा नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे साथियों इस पॉइंट के माध्यम से कि हमारे देश का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति को ये विश्वास है कि उसके दल को या गठबंधन को लोकसभा में पूर्ण बहुमत है। ठीक है, 272 प्लस से ज़्यादा सांसद उसके पक्ष में हैं। ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः तो 5 वर्ष होता है, लेकिन कोई तय कार्यकाल नहीं है। बहुमत है तो वो 5 साल तक चल सकता है, और बहुमत अगर बीच में ही खत्म होता है तो 5 साल से पहले भी सरकार गिर सकती है। कई बार ऐसा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक बार 13 दिन में ही गिर गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं साथियों। अब हम प्रधानमंत्री जी के कार्य व शक्तियों की बात करेंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ साथियों कि संसदीय जो प्रणाली होगी, जिस देश ने संसदीय प्रणाली अपनाई होगी, मतलब वहाँ बहुमत की बाध्यता अनिवार्य होती है। वहाँ बहुमत की बाध्यता होती है, और प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा में या निम्न सदन में बहुमत जब तक है तब तक रहता है। ठीक है, कोई फिक्स टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का या अन्य मंत्रियों का नहीं होता है संसदीय प्रणाली में। जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो लगभग फिक्स होता है, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल है। और मैंने बताया था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली इसलिए अपनाई क्योंकि हमारे संविधान निर्माता स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को वरीयता देना जानते थे। वो नेताओं की जिम्मेदारी तय करना चाहते थे, और उन्हें डर था कि अगर नेताओं में स्थायित्व की भावना आ गई, उत्तरदायित्व की भावना नहीं रही, तो हमारे लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। ठीक है, देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। ठीक है, मंत्रिपरिषद के संबंध में हम सबसे पहले कार्य देखेंगे और रिलेशन पावर्स देखेंगे प्राइम मिनिस्टर की। पीएम की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करते हैं। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को पहले पीएम नियुक्त करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को मंत्री बनाने के लिए कहेंगे उस व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री के तौर पर नियुक्त करते हैं। मतलब नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही देंगे अन्य मंत्रियों को, लेकिन उसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करेंगे, और जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं अधिकांश मामलों में राष्ट्रपति जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इन मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का आवंटन करना और उसका फेरबदल करना, ये सब प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, किसे रक्षा विभाग देना है, किसे विदेश मंत्रालय देना है, किसे गृह विभाग देना है, ये सब प्रधानमंत्री तय करते हैं, और उसकी सिफारिश राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति उसी आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और फेरबदल भी राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद या उनसे परामर्श लेकर करते हैं। मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई मंत्री सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी उससे त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं, और अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति जी से ये कहेंगे इस मंत्री को बर्खास्त करिए, तो राष्ट्रपति जी उस मंत्री को बर्खास्त कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि मतलब मंत्रियों का पूरा अस्तित्व प्रधानमंत्री के ऊपर है। ठीक है, लेकिन फाइनली उनको उनसे पद को हटाना या उनको पद देना ये राष्ट्रपति की मोहर के माध्यम से होता है, लेकिन ये करवाते पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है,
प्राइम मिनिस्टर जो मंत्री परिषद की समितियां होती हैं, जिस समिति का प्रधानमंत्री सदस्य होगा वो ऑटोमेटिकली उस मंत्रिमंडलीय या मंत्रिपरिषदीय समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की भी अध्यक्षता करते हैं और मंत्रिपरिषद की जो समितियां होती हैं जिनमें प्रधानमंत्री सदस्य होता है वो ऑटोमेटिकली उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, मतलब अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया तो ऑटोमेटिकली सारे मंत्री बर्खास्त हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र देने का मतलब सरकार का गिरना और ऑटोमेटिकली अन्य मंत्रियों का त्यागपत्र या बर्खास्तगी होती है। ठीक है, इसका उल्टा सही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया तो सरकार पर, प्रधानमंत्री के पद पर और मंत्रिपरिषद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस व्यक्ति की जगह प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे व्यक्ति को मंत्री बना देते हैं। ध्यान रखना, ये मैंने इसको डायग्राम के माध्यम से बनाया है कि प्राइम मिनिस्टर अगर त्यागपत्र देता है तो मंत्रिपरिषद अपने आप समाप्त हो जाती है। प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति जी किसी दूसरे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और फिर उस प्राइम मिनिस्टर की सिफारिशों के आधार पर एक नए मंत्रिपरिषद का सृजन करेंगे, गठन करेंगे। ध्यान रखना दोनों बातों को। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री खत्म तो मंत्रिपरिषद खत्म, लेकिन मंत्रिपरिषद का अगर एक व्यक्ति या एक सदस्य मंत्री पद से हटता है तो उसका प्रभाव मंत्रिपरिषद पर कोई खास नहीं पड़ता, केवल वही मंत्री बदला जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बीच का क्या रिलेशन है, क्या पावर्स है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स हैं उन्हें देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक पुल का, एक कड़ी का कार्य प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, इसको आप समझिए। प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति का अगर कोई मैसेज है गवर्नमेंट के लिए या संसद के लिए तो प्राइम मिनिस्टर उसे कन्वे करते हैं और उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बताते हैं। और अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद के प्रशासनिक कार्य हुए या उसके विधायी कार्य हुए उनके बारे में प्राइम मिनिस्टर से जानकारी मांग सकते हैं और कह सकते हैं कि आपके फलाने मंत्री ने क्या काम किया है, कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट मंत्री से मंगवा सकते हैं। कुल मिलाकर प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करते हैं, सूचना का कार्य करते हैं, एक ब्रिज का कार्य करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, इसको पॉइंट वाइज फॉर्म में हम देखते हैं। संघीय कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी और विधान संबंधी विषयों को से राष्ट्रपति को सूचित करते हैं या उन्हें बताते हैं। यानी कि जो संघ की कार्यपालिका है उसकी प्रशासनिक गतिविधियां क्या हैं, प्रशासनिक मामले क्या हैं और वो कौन कौन से विधान विषयों पर कार्य कर रही है उसके बारे में राष्ट्रपति जी को सूचित करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति प्रशासन और विधान संबंधी सूचना प्राइम मिनिस्टर से मांग सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर को ये उपलब्ध कराना बाध्यकारी होता है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो प्रशासन और कानूनों के संबंध में, विधान के संबंध में प्राइम मिनिस्टर से सूचना मांग सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर इस सूचना को उपलब्ध कराते हैं। इन दोनों पॉइंट्स में अंतर है साथियों। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सूचित करेंगे, ठीक है, और दूसरा, अगर कोई विषय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी को सूचित नहीं किया, प्रशासन संबंधी विषय या कानूनी विषय, तो राष्ट्रपति जी मांग कर सकते हैं कि लाइए उसके विषय में आप हमें जानकारी दीजिए। ठीक है साथियों, और देखिए जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति जी को कैग, यूपीएससी, महान्यायवादी, वित्त आयोग, चुनाव आयुक्त आदि के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति में सलाह देते हैं। सलाह देने का मतलब आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे कि फलाने व्यक्ति को आप कैग बना दीजिए, यूपीएससी का चेयरपर्सन ये होगा और उसके अध्यक्ष ये होंगे। ठीक है, तो ये
असलियत में रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर करती है, मंत्रिपरिषद प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल करती है, और राष्ट्रपति जी को तो उस बात को मानना ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये संवैधानिक जो पद है ना, इन पे नियुक्ति तो राष्ट्रपति की मोहर से होगी, राष्ट्रपति के नाम पर होगी, लेकिन इसका हेडिंग ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर जिसकी सलाह देते हैं उसी को वो राष्ट्रपति जी कैग नियुक्त करेंगे या यूपीएससी का चेयरपर्सन या मेंबर नियुक्त करेंगे, ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री की संसद के संबंध में क्या पावर्स हैं। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति जी को कहेंगे कि आप संसद का सत्र की शुरुआत करिए और संसद के सत्र को समाप्त करिए, इसके बारे में परामर्श देते हैं। ध्यान रखना, संसद के सत्र को शुरू करना और उसको खत्म करने की घोषणा करना, ये ताकत राष्ट्रपति की है, और इसके बीच में जब संसद स्थगित होती है कुछ समय के लिए, तो ये ताकत संबंधित लोकसभा की होती है या संबंधित राज्यसभा की होती है। सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना ये राष्ट्रपति जी करते हैं, और इसके लिए रिकमेंडेशन कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर जब चाहें तब वो लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति जी से कर सकते हैं, और अगर राष्ट्रपति जी को ये लगता है कि हाँ सरकार बहुमत में है, क्लियर मेजॉरिटी है उसके पास, तो राष्ट्रपति जी ऐसे लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश को मान लेते हैं और लोकसभा को विघटित कर देते हैं। अगर बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति जी इसको मानेंगे या ना मानेंगे, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। वो ऐसा भी हो सकता है कि नई सरकार के गठन की संभावना को भी तलाश सकते हैं। एक और चीज़ देखिए कि प्राइम मिनिस्टर जिस सदन का सदस्य होता है उसका ऑटोमेटिकली नेता सदन बन जाता है। मतलब जैसे हमारे मोदी जी बनारस से अभी सांसद हैं, वो लोकसभा के मेंबर हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नेता सदन है। ठीक है, नेता सदन है, और एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए गवर्नमेंट रही थी, और मनमोहन सिंह जी कभी लोकसभा नहीं गए थे, वो राज्यसभा के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर बनते थे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो लीडर ऑफ नेता सदन हो जाते थे राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो अभी नेता सदन लोकसभा के लिए कौन है? मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी लोकसभा में निर्वाचित होकर आए हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? राहुल गांधी जी हैं। दोनों का संसदीय क्षेत्र आप जरूर याद रखिएगा, एक रायबरेली से जीत के आए हैं और एक बनारस से जीत के आए हैं, दोनों हमारे यूपी से हैं। अब राष्ट्रपति के साथ हम प्राइम मिनिस्टर के क्या रिलेशंस हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं, और राष्ट्रपति जी के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन हैं, ठीक है, यही रिलेशन संसदीय प्रणाली से संबंधित हैं, और यही अनुच्छेद हमारी संसदीय प्रणाली से संबंधित है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 74, 75 और 78 ये हमारी संसदीय प्रणाली की विशेषताएं बताते हैं। ये बताते हैं कि हमारी संसदीय प्रणाली कैसे कार्य करती है, कैसे कार्यपालिका हमारी कार्य करती है। ठीक है, इसमें हम आर्टिकल 74 डिस्कस करते हैं पहले, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल संसदीय प्रणाली से संबंधित है, तो ध्यान रखना 74, 75 और 78 तीनों संसदीय प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 74 कि राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, पहले इस बात को ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक संस्था होगी, जिस संस्था को हम मंत्रिपरिषद के नाम से जान रहे हैं, और इसका अध्यक्ष कौन होगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी कि संसदीय प्रणाली की ये विशेषता है हमारी में, और ज़्यादातर देशों में संसदीय प्रणाली की यही विशेषता रहती है। ठीक है, यहाँ ये समझिए कि राष्ट्रपति स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करेगा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर और परामर्श पर काम करेगा, इसीलिए तो हम उसे नाम मात्र का शासक बोलते हैं। और
प्राइम मिनिस्टर को हम वास्तविक शासक इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, और मंत्रिपरिषद के सारे निर्णयों को प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को, इसको आप समझिए। और थोड़ा टेक्निकल इसमें कुछ टर्म्स हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। यहाँ एक और चीज याद रखिएगा कि हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द ही था। मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल आर्टिकल 352 में मैंने बताया गया था, इमरजेंसी के बाद किया गया था, और उसमें ये प्रोविज़न जोड़ा गया था कि इमरजेंसी अगर की घोषणा करनी है तो मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर ही राष्ट्रपति जी करेंगे। उससे पूर्व हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कोई जिक्र नहीं था, और उसके बाद ही मंत्रिमंडल शब्द हमारे संविधान में इंट्रोड्यूस हुआ। मूलतः या मुख्य तौर पर ज़्यादातर जगह मंत्रिपरिषद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इस रिलेशन को समझिए। जैसे मंत्रिपरिषद कोई सलाह देता है राष्ट्रपति जी को, ठीक है, तो ज़्यादातर मामलों में राष्ट्रपति जी उस सलाह को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कभी उनको ऐसा लगा कि हाँ, इस निर्णय में या इस सलाह में कुछ त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, तो वो पुनर्विचार के लिए इस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास भेज देते हैं। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद उसी रूप में या थोड़ा बहुत संशोधन करके उस सलाह को अगर राष्ट्रपति के पास भेजती है ना, तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह को दोबारा मंत्रिपरिषद द्वारा भेजी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं। ध्यान रखना है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण ये विशेषता है या ये गुण है हमारी संसदीय प्रणाली का। ये संसद के संदर्भ में जो राष्ट्रपति की पुनर्विचार की शक्तियां हैं उनसे डिफर है, अलग है। यहाँ ये पुनर्विचार या सलाह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के विषय में चल रही है, जबकि राष्ट्रपति की शक्तियों में मैंने जो बताया था वीटो पावर्स में, वो पुनर्विचार जो शब्द इस्तेमाल किया गया था, जो निलंबनकारी वीटो के संबंध में मैंने आपको बताया था, वो संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति जी की शक्तियां या मंत्रिपरिषद के संबंध में है। ये मैंने लिखा है, पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्य होते हैं, और यही स्थिति संसद के संदर्भ में भी थी। ध्यान रखिएगा, रिपीट करिएगा उसको। और आर्टिकल 75 तेजी से हम देखते हैं। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, 75(1) आर्टिकल है। और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ध्यान रखना है इस चीज़ को, राष्ट्रपति जब चाहें तब उनको, मंत्रियों को उनके पद से हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री को नहीं, मंत्रियों को जब चाहें तब उनके पद से हटा सकते हैं। टेक्निकली ये तो सैद्धांतिक बात हो गई, आइडियल सिचुएशन होगी। ये जो मंत्री प्रसाद पर्यंत शब्द है ना, इसमें वास्तविकता में जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। लेकिन चूंकि अंतिम तौर पर किसी भी मंत्री को मंत्रिपरिषद से हटाने का अधिकार या फाइनली उसको रिमूव हमारे राष्ट्रपति जी ही करते हैं, मोहर उनकी ही लगती है। ध्यान रखना है इस चीज को। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है साथियों, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व उसे एक टीम की तरह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य करता है। सामूहिकता का मतलब ये है कि किसी एक मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय पूरा मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है, और अगर एक मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो वो अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ माना जाता है और उसका असर समान रूप से कार्य करता है। ये तीनों आर्टिकल 75 की जो रिलेशन है राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की जो ताकत और कर्तव्य उन्हें ध्यान रखिएगा। एक 17(8) और रह गया है, आर्टिकल 17(8) साथियों, ये वही है कि राष्ट्रपति जी हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रशासन और कानून के संबंध में जानकारी ले सकते हैं, जानकारी
कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि प्रशासन और कानून के विषयों में जानकारी राष्ट्रपति जी को दें, उनकी जिम्मेदारी होती है। और राष्ट्रपति चाहें तो उसको मांग भी सकते हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री का दायित्व है, और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कुछ सूचना प्रधानमंत्री ने नहीं दी है तो वो प्रधानमंत्री जी से मांग सकते हैं, प्रशासन के संबंध में, कानून के संबंध में। एक तीसरी बात और ये होती है 78(3) में कि अगर मान लीजिए कोई फैसला किसी मंत्री ने ले लिया है और वो फैसला मंत्रिपरिषद का फैसला नहीं है, तो प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति जी कह सकते हैं कि उस फैसले को मंत्रिपरिषद के सामने रखिए, ताकि सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है, जो भावना है, उसके अनुरूप कार्य हो सके। उम्मीद करता हूं साथियों ये एक वीडियो प्रधानमंत्री के से संबंधित है, हमारी संसदीय प्रणाली से संबंधित है। ये काफ़ी हद तक आपको प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और उनके आपस के रिलेशंस को क्लियर करेगा। जय हिंद साथियों।